नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम कर्नाटक। प्रधानमंत्री जी क्या विदाई का प्लान बना रहे हैं? क्या राजनीति से किनारा करेंगे? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने ऐसी तमाम बातें की हैं। चलते हैं उनके पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन आपका, मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आज लग रहा है आपने कुछ हेयर डाई वगैरह और काले बाल कराए हैं, आज स्मार्ट लग रहे हैं आप। आप मेरे कपड़ों पे और मेरी शक्ल के पीछे क्यों पड़े? मुंबई में आया हूँ, कुछ तो थोड़ा बहुत तो राजा बाबू बनने दीजिए मुझे। आप मुझे नहीं नहीं, मजाक मुंबई उड़ाते में रहते हैं। मुंबई आप मुंबई में है, राजा बाबू की तरह रहिए। राजा बाबू के नाम पर फिल्म भी बनी है, लेकिन जिन्होंने राजा बाबू की फिल्म बनाई थी वो तकलीफ में चल रहे हैं गोविंदा, आजकल थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए शुरू करता हूँ चर्चा। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। एक मन को छूने वाली पोस्ट डाली है उन्होंने कि घर पे गाय हैं, मोर हैं। उन्होंने कहा कि सुबह दिनचर्या में मेरा हिस्सा रहता है इनको दाना खिलाना, लेकिन उस दिन 15 अगस्त के दिन जल्दी आना था तो इनको पता चल गया, तो ये लोग जल्दी खाना खाने आ गए मेरे हाथ से। इतना बढ़िया मन को छूने वाली पोस्ट है, और कांग्रेस के नेता बिल्कुल इतने खुराफाती हो गए हैं। पवन खेड़ा ने लिख दिया जानवर, मोर, बनतारा जोड़ दिया, न कि दोस्त का बनतारा आश्रम है। और सोशल मीडिया में बाढ़ आ गई कि अब ये प्रधानमंत्री जी ने अपने रिटायरमेंट के प्लान का बता दिया कि रिटायर होंगे तो वो मोर को दाना खिलाएंगे, गाय को खाना खिलाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है अगर प्रधानमंत्री ने अपने मन से मान लिया कि वो रिटायर होने जा रहे हैं, संकेत दे दिया कि अब मोर को दाना खिलाना शुरू कर दिया ना, हालांकि पहले भी कर चुके हैं वो। लेकिन इस फोटो पे इतना हंगामा, क्या वाकई में प्रधानमंत्री रिटायर होने का मन बना सकते हैं? मुझे तो लगता नहीं है। वो तो राष्ट्रपति बनेंगे अगर प्रधानमंत्री से हटा दिया गया, या कुछ और बनेंगे। क्या लग रहा है आपको इस वोटों को लेकर इतना हंगामा, चर्चा क्यों हो रही है? मोर को दाना, गाय को खाना खिला रहे, खिलाने दीजिए प्रधानमंत्री। ये कांग्रेस के लोग पीछे पड़ जाते हैं उनके। संजय जी देखिए, जिस प्रकार से अगर आप देखें, मोदी जी का कोई मोर को दाना खिलाना, गाय को चारा खिलाना, अपने विजुअल डालना, ये कोई पहली बार नहीं है। ये तो उनके रूटीन का हिस्सा है। बीच-बीच में वो डालते रहते हैं और वो लोगों को एक मैसेज देने का काम करते हैं कि भाई देखिए मैं कितने साधारण तरीके से रहता हूँ और मैं किस प्रकार से परिवार से अलग रहता हूँ और मैं तो इतना ईमानदार आदमी हूँ कि मेरे ऊपर एक भी कोई भ्रष्टाचार का, करप्शन का कोई आरोप नहीं है। वो अपने आप को ये सारी सिद्ध करने के लिए इस तरह की प्रक्रियाएँ करते रहते हैं। बात ये है कि हलचल क्या है, राजनीतिक हलचल क्या है? प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया गया, उस पे क्या रिएक्शन आज पूरे दिन रहे, कल शाम को रहे, वो चर्चा का बड़ा विषय है। उस पे जितने लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने बड़ी निंदा प्रधानमंत्री जी की इस वर्ड को लेके की है। इससे पहले भी जितने इस तरह के शब्द आए हैं, सबका खंडन हुआ है, चाहे वो पार्लियामेंट के पटल पे हो, चाहे कोर्ट में हो, सब इन शब्दों को नकार दिया गया है क्योंकि आपको याद होगा पहले ये अर्बन नक्सल लेके आए थे, उसको भी खारिज किया गया था। क्योंकि कई लोगों ने वो याचिका लगाई थी कोर्ट में और ये पूछा था कि अर्बन नक्सल की परिभाषा बताई जाए और सरकार बताए कि अर्बन नक्सल क्या होते हैं, क्यों इस तरह की बात हो रही है। तो उसको कोर्ट ने भी नकारा था और सरकार भी कोई जवाब नहीं दे पाई थी। अब ये नया लेके आ गए हैं, नई चर्चा शुरू हो गई है इस पे। दूसरी चीज ये है कि जो कॉकरोच पार्टी के सौरभ दास हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री जी, आप इस तरह की बातें करके, आप दिमागी नक्सल कह के, आप मामले से हट नहीं सकते। आपको जवाब देना होगा जनता को और आप इस तरह की चीजें करके, जुमलेबाजी करके, आप इस मामले को डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री के इस भाषण के ऊपर इस तरह के रिएक्शन आना, लगता है कि ये एक तो प्रधानमंत्री की गरिमा और लाल किले का जो भाषण है, उसकी गरिमा गिरने का मैं देखता हूँ कि वो गरिमा गिरी है। आप लाल किले की प्राचीर पे खड़े होकर विदेशों को संदेश देते हैं। आप लाल किले की प्राचीर पे खड़े होकर अपनी योजनाएं बनाते हैं, योजनाएं बताते हैं, विदेश में मैसेज देते हैं और आपने उसको एक राजनीतिक मंच बना दिया। वहां आप खड़े होकर बता रहे हैं नक्सल दिमागी नक्सल है, इनको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आप अपने घर की बात वहां पे खड़े होकर कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे दूसरे सियासी दलों के साथ आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप उसने उसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। इसकी बड़ी निंदा आज जो है विद्वान लोग कर रहे हैं। एक तो ये चर्चा है। दूसरी बात जो सवाल संजय जी आपने पूछा है कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से क्या जाने वाले हैं या विदा होने वाले हैं या कुछ दूसरी बात है।
चर्चा ये है कि अमित शाह ने एक मीटिंग में कहा है, एक मीटिंग हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता थे और मोदी जी के 25 वर्ष हो रहे हैं 7 नवंबर को। तो जिस प्रकार से भाषण हमने देखा उस मीटिंग में, अमित शाह बोल रहे थे कि बेदाग 25 साल का कैरियर राज्य का नेतृत्व करने के लिए और देश का नेतृत्व करने के लिए मोदी जी का रहा है। हम सब इनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और दुनिया भर की उन्होंने चीजें कही। तो हमें लगा जैसे एक विदाई भाषण होता है किसी का, जैसे कोई आदमी रिटायर होता है, उस तरह का मेरे को फीलिंग आनी शुरू हो गई। तो क्या 7 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी विदा हो रहे हैं और वो क्या राष्ट्रपति बनेंगे, नहीं बनेंगे या झोला उठा के चले जाएंगे, या उनका तो वहां हिमालय पर्वत पे भी बना हुआ है ना, वहां पे अपना वो करने के लिए, तपस्या करने के लिए भी, क्योंकि उनकी तपस्या में कमी भी रह गई थी। उन्होंने खुद भी कहा था किसानों के मामले में भी, बाकी मामलों में मेरी तपस्या में कमी रह गई है, तो हो सकता है वो तपस्या पूरी करने के लिए चले जाएं। तो क्या ऐसे में जो नंबर 2 है अमित शाह, वो क्या ये विचार कर रहे हैं कि मोदी जी कुर्सी खाली करें और 17 नवंबर को ही उनका नंबर आ जाए क्या? बहुत सारी चर्चाएं दिल्ली में चल रही हैं और मेरे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आज जो है रिसबल हो सकता है तो। एक सेकंड में ये पूछूंगा आपसे, ये पूछने जा रहा था मैं। महीनों हो गए हैं नवीन बाबू अपनी संगठन का विस्तार नहीं कर पाए हैं। संगठन में बीजेपी में उपाध्यक्ष कौन बने, महामंत्री कौन बने, बेचारा अध्यक्ष झोला डाय घूमता रहता है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी विधानसभा तक हार गया। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की इतनी फजीयत हुई कि जो बूथ उसके घर का है, बूथ तक पे तो हार गया। क्या देश में जिताएगा वो बीजेपी को? अब बेचारा अध्यक्ष बन गया है, झोला डाय घूम रहा है, लेकिन संगठन बना नहीं पा रहा। आप जो कह रहे हैं कि वाकई में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है आज या कल, क्या लग रहा है? संजय देखिए, खबर यह है कि जब हम सुबह बात कर रहे हैं अभी, तो आज दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसी खबर पिछली रात से ही हमारे पास है, मैंने ट्वीट भी कल कर दिया था। बात यह है कि ये तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा ही। आपने जो बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बूथ पे चुनाव नहीं जिता पाए, इतनी बुरी तरह से उनकी हार हुई है, उनकी बड़ी बेइज्जती हुई है। कोई बेइज्जती नहीं हुई है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उस पर फिल्म बन रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उस कद के हैं कि वो अपनी टीम बनाएंगे, अपनी टीम को चलाएंगे? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने फैसले खुद ले रहे हैं? मैं तो कहता हूं रबर स्टैंप है वो। पिछली रबर स्टैंप थोड़ी सख्त हो गई थी, थोड़ी घिस गई थी, क्योंकि जब रबर स्टैंप का बहुत ज्यादा यूज आप कर लेते हैं तो घिस जाती है वो। तो जो पुरानी रबर स्टैंप थी वो घिस गई थी, और जैसे ही उनको पता चला कि जो आप रबर स्टैंप से तो आपको हटा ही दिया, अब जो मंत्रालय है शायद उससे भी हटेंगे, और उनकी तबीयत खराब हो गई और वो उस हॉस्पिटल में पहुंच गए जो जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था। वो किसी ऐसे हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे जो उन्होंने अपना खुद का बनाया हो, या कोई नया अत्याधुनिक हॉस्पिटल पिछले 12 साल में बना हो वो उसमें चले जाएं। वो उस हॉस्पिटल में चले गए जहां पर नेहरू की आत्मा है, जिसकी आधारशिला नेहरू ने रखी थी। ये तो हाल है। दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बूथ पे हार गए, मैं उसको बूथ पे हारना नहीं मानता। वो तो सीट थाली में रख के दी गई है। पुराने एहसान चुकाए गए हैं पीके के, और पीके को एहसान चुकाते हुए थाली में रख के वो सीट दी गई है। कैसे संभव है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया के सबसे बड़े अध्यक्ष, दुनिया के सबसे बड़े हमारे महामानव, और उनका व्यक्ति वहां जीत जाए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और संग्राम चौधरी जैसे जो है मुख्यमंत्री हैं, वहां हार जाए? क्या मजाक संजय जी आप कर रहे हैं? कैसे हो सकता है? बाबा का सोटा नहीं देख रहे आप यूपी में किस तरह घूम रहा है? वहां कोई हार सकता है ऐसे? अगर बाबा चाहे तो हार सकता है, बीजेपी हार सकती है कि बाबा चाहे। वो हराए भी है लोकसभा में बाबा ने, तो वहां तो कोई बाबा है नहीं बिहार में। तो ये तो सब मुझे लगता है कि एक स्क्रिप्ट थी, और स्क्रिप्ट में जो लिखा गया था उसी पे अभिनय सब लोगों ने किया है। इन्होंने कुछ ज्यादा ही अभिनय कर दिया, इसलिए इनको लगा कि भाई कहीं यहाँ जीत ना हो जाए हमारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है, शहरी सीट है, हिंदुओं की सीट है, यहाँ रिकॉर्ड मतों से इनके फादर और ये खुद जीतते रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा बिल्कुल वोट नहीं देना भारतीय जनता पार्टी को इस बार।
तो उन्होंने जो वह व्यक्ति वोट डाल रहा था उन्होंने सोचा भाई सब लोग तो भाजपा को दे ही रहे, चलो मैं जरा दूसरी तरफ डाल देता हूँ पीके को। तो पीके को डालते डालते ज्यादा वोट डल गई और गलती से वो हार गए। और इसमें बीच में मैं संजय जी आपको एक उदाहरण बताता हूँ, ऐसा बहुत मजेदार उदाहरण, बियर उदाहरण हमारे पश्चिमी यूपी का मैं अजीत सिंह का देता हूँ। अजीत सिंह चुनाव हार गए, ये मेरे ख्याल से 99 वाले इलेक्शन की बात है। तो अजीत सिंह जी चुनाव हार गए, जो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट बनी थी और वो 1 साल सरकार चली थी, 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शन हुए। तो अजीत सिंह चुनाव हार गए। तो हमने बागपत में बहुत सारे अपने समाज के लोगों से, किसानों से, जाटों से ये पूछा, अरे भाई तुम लोगों को शर्म नहीं आई, तुम्हारे चौधरी अजीत सिंह को तुमने चुनाव हरा दिया? तो वो अपने अंदाज में कहते थे, अरे भाई मैंने सोचा सब तो दे ही रहे हैं अजीत सिंह को, मैं इसको खिलाफ देता हूँ, थोड़ा दिमाग ठीक करता हूँ इसको, अगर ये कम वोटों से जीतेगा तो इसका दिमाग ठीक रहेगा, ये ज्यादा वोटों से जीत के आता है दिमाग खराब रहता है इसका। तो हमने तो दिमाग ठीक करने के चक्कर में इसका पूरा ही दिमाग ठीक कर दिया अच्छे से। तो ये बड़ी गलती हमसे हो गई। और आप सोचिए संजय जी, जो व्यक्ति चुनाव हार गया था लोकसभा का, 1 साल के बाद ही वो रिकॉर्ड वोटों से दोबारा जीत गए। ये रिएक्शन था। तो ये जो आप पटना वाली सीट की बात कर रहे हैं, पीके की सीट की बात कर रहे हैं, ये सीट जो है, ये सीट में तो यही हुआ कि सब जो है भाजपा को दे रहे हैं, तो हम थोड़ा पीके को दे देते हैं, और उसी में जो है बहुत ज्यादा अंतर आ गया। और इसीलिए नितिन नवीन की थोड़ी सी निजी जो मामला था वो बिगड़ गया इनका, नहीं तो ये ऊपर से तो आदेश यही था कि हारना है जी। लेकिन मामला तो कई जगह बिगड़ रहा है और ये जैन जी और जैन अल्फा बिगाड़ रहे हैं। देश भर में छोटे छोटे मुद्दों पर बच्चे सड़क पर आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की हवा खराब हो रही है, मांगे माननी पड़ रही हैं। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री बड़े काबिल हैं, उन्होंने आदेश कर दिया, आदेश में लिख दिया कि स्कूल के अंदर फोटोग्राफी प्रतिबंधित है, कोई वीडियो नहीं बनेगा, कोई फोटो नहीं बनेगा, बिना इजाजत के कोई बाहर का आदमी स्कूल में घुसेगा नहीं। एक बार काउंसिल के अध्यक्ष ने आदेश किया था कि जिन वकीलों ने चीफ जस्टिस का सम्मान नहीं किया उनको वकालत नहीं करने दी जाएगी। और जब जैन जी भड़के तो वही साहब, मनन साहब हाथ पैर जोड़ते हुए माफ़ी मांगते हुए नजर आए। अब राजस्थान की सरकार सोच रही है कि बच्चों से कह दिया जाएगा कि साहब स्कूल में फोटो खींचना, वीडियो बनाना मना है, तो बच्चे डर जाएंगे। ये मानसिक असंतुलित हो गए क्या नेता? इन्हें समझ नहीं आ रहा कि लाठियां चलवाई, पैलेट गन से गोली चलवाई, आंसू गैस के गोले चलवाए, बिहार में AK-47 चलवा दी छात्रों पे, नौजवानों पर, और उसका नतीजा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तब भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बाज नहीं आ रहे, कह रहे हैं कि साहब स्कूलों में फोटोग्राफी मनाएं। स्कूलों में टपकती हुई बारिश की छत की अनुमति है, बिना पंखों के स्कूल हो सकते हैं, बिना टीचर के स्कूल हो सकते हैं, भ्रष्टाचार की कहानियां कहते हुए स्कूल हो सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफी नहीं हो सकती। क्या होगा? क्या इनका पूरे देश का इलाज अब क्या ये जैन जी और जैन अल्फा ही करेंगे? यही मुख्यमंत्रियों को ठीक करेंगे या इनको अपने आप कुछ समझ में आ जाएगा? नहीं संजय जी, देखिए मैं 2-3 घटनाएं आपको बताता हूँ। एक तो कल 15 अगस्त का जब झंडारोहण चल रहा था एक स्कूल में, उसी टाइम वहां पे स्कूल का एक छज्जा गिरा और एक बच्चे की तो मौत हो गई, कई बच्चे अभी हॉस्पिटल में अपने जीवन और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो बिल्कुल वीडियो भी आया है, सब सामने हुआ, झंडारोहण के समय हुआ है। आप एक मानसिकता समझ लीजिए, अगर घर में हम किसी बच्चे को कहते हैं कि बेटा ये डब्बा मत छेड़ना, इसमें कुछ नहीं, इसको मत खोलना, तो वो उसी डब्बे को खोलेगा, मेरा पापा ने मना करा, इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि स्कूल में वीडियोग्राफी नहीं होगी, इसको कोई फोटो नहीं खींचेगा, तो इसका मतलब आप चोरी डकैती कर रहे हैं ना अंदर, तभी तो डर है आपको। अगर स्कूल में सब कुछ बढ़िया हो रहा है तो क्यों आप इस तरह का प्रतिबंध लगाएंगे? तो जहां आप इस तरह से करेंगे और बच्चों पे प्रतिबंध लगाएंगे तो ये बच्चे उस प्रतिबंध को तोड़ेंगे। ये जैन जी नहीं, ये अल्फा वाले जैन जी, ये जैन अल्फा वाले हैं। मैं संजय जी कई बार बता चुका हूं कि हमारी बेटी है, मेरे को निरुत्तर कर देती है, वो सवाल इतने पूछती है और आप उसको तर्कों से नहीं हरा सकते, वो दूसरा तर्क ले आती है। आप इन छोटे बच्चों को तर्कों से इसलिए नहीं हरा सकते कि आपके मन में चोरी है, आप गलत काम कर रहे हैं। अरे भाई, जो स्कूल में उनका अधिकार है, वो क्या मांग रहे हैं स्कूल में? आप स्कूल की फोटोग्राफी क्यों नहीं करने दे रहे?
वहां पे ऐसी क्या चीज है छुपाने वाली? उनको क्या चाहिए स्कूल में? साफ सुथरे कमरे हो, साफ सुथरी टॉयलेट हो, पानी पीने का उनको मिल जाए, और क्या चाहिए उनको स्कूल में? शिक्षा सही तरीके से दीजिए आप। लेकिन जब आपने शिक्षा का भट्टा बिठाने का ठेका ले लिया है और आपको निजी स्कूलों को बनाना है, शिशु मंदिर को बनाना है और सरकारी स्कूलों को बंद करना है, तो फोटोग्राफी तो होगी और जेनजी आपका गला पकड़ेगा, और पकड़ना शुरू कर दिया है। आप देखिए राजस्थान के, आप एक घटना की बात मत करिए, बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पे लड़कियां सड़कों पे उतर गई हैं, लड़कियां स्कूलों के प्रिंसिपल को घेर रही हैं, डीएम को घेर रही हैं। उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है। तो ये शुरुआत है संजय जी, आप इसको रोक नहीं सकते। आप दुर्भाग्य इस देश का देखिए कि पार्लियामेंट में आप नाटक करते हैं कि पार्लियामेंट नहीं चल रही है, और शाम को एक बड़े नेता भारत के, उनके जो है घर में शादी का फंक्शन होता है, सब वहां गुलाब जामुन खा रहे हैं, और रांची में लाठी चल रही है विद्यार्थियों पे, छात्रों पे, वहां लाठी बज रही है, और आप गुलाब जामुन खा रहे हैं यहाँ पे, चाहे पक्ष विपक्ष कोई हो। क्या ये नहीं जनजी देख रहा है? इसका जवाब नहीं पूछेगा वो कि आज आप यहाँ पे बकवास कर रहे हैं खड़े होके, कल शाम को तो आप दोनों साथ में खड़े हुए गुलाब जामुन खा रहे थे? इस सवाल का जवाब कौन देगा? तो ये मैं कह रहा हूं कि ये जनजी जाग चुका है, और ये इतनी आसानी से शांति से बैठने वाला नहीं है। आपने जिक्र किया मनन मिश्रा का, मनन मिश्रा ने बहुत अच्छा एक्शन लिया चापलूसी में, इससे बड़ा एक्शन नहीं ले सकते थे वो, और इसको ऐसा कहेंगे कि आप बलगम वाला बड़ा थूक दिया आपने। और फिर आपने उसको कैसे चाटा? क्यों चाटा? जब आप इतने बड़े शहंशाह थे और आपने आदेश कर दिया था, तो चुप बैठते फिर आप। पहली गलती आपने आदेश दिया, दूसरी गलती आपने डिटेल मांगी उन लोगों की जिन्होंने विरोध किया था, और तीसरी गलती ये किया कि आप बहुत जल्दी डर गए। आपने चंद घंटों में ये सारे काम कर लिए। तो इससे पता लग गया कि आपकी जो जड़ें हैं बड़ी खोखली हैं, बड़े हल्के वृक्ष हैं आप तो हल्के से झोंके में गिर जाएंगे, जैसे धर्मेंद्र प्रधान गिर गए। किसान 13 महीने बैठे रहे, 750 किसान मर गए, पत्ता नहीं खड़का। वो किसान थे, वो 50+ वाले थे, ये 10+ वाले हैं संजय जी। ये मैं ये कह रहा हूं, बार बार कहता हूं कि जैन जी से खतरनाक है जैन अल्फा। वो 2010 के बाद का है, वो 12-15 साल का है, वो नहीं सुनता किसी की। तो इसलिए मैं तो सबको कहता हूँ सुधर जाए। आपने शायद ट्वीट देखा होगा, एक घटना हुई है अभी गाजियाबाद की, कि गाजियाबाद में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए एक पुलिस वाला हमारे उनके घर पे आता है और पासपोर्ट वेरिफिकेशन की बात करता है, और वो लड़का बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है, उसका पासपोर्ट बनना है, वो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको बाहर जाना है। और जब सारे कागज हो जाते हैं तो पुलिस वाला कहता है कुछ दे दो। बोला कितना दे दें? बोला 4-5 हजार दे दो। बोला क्यों दे भाई 4-5 हजार, किस लिए दे, आपकी तो ड्यूटी है ये है। वो सारी बहस होती है और सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। वो लड़का इस बात से नहीं डर रहा कि भाई तेरा पासपोर्ट लेट हो जाएगा, हो सकता है तेरे को पासपोर्ट ही ना बने, फिर तू कैसे विदेश जाएगा, तेरा भविष्य का क्या हो, वो नहीं डर रहा इस चीज से। क्या ये पहली घटना है पासपोर्ट की संजय जी? आप तो ऑस्ट्रेलिया हो गया है, पहले भी जाते रहे हैं, क्या इतनी आसानी से आपका पासपोर्ट बन गया था? मेरे जैसों का नहीं बना। पासपोर्ट घर पे आता है वेरिफिकेशन करने के लिए। हम जैसे लोग समझते रहे चलो भाई पुलिस वाले हैं, इनको बड़ी मेहनत करते हैं, तकलीफ करते हैं, दे दो 1500। हम चुप हो जाते हैं। ये नहीं होते चुप, ये कहते भाई आपको तनख्वाह मिल रही है, आपकी ड्यूटी है, आप कैसे लेंगे? तो ये असली दिमाग ठीक करने वाले आ गए हैं। और अगर लोग नहीं सुधरेंगे संजय जी, मैं आपको बता रहा हूं, इनका अगला रूप भी आपको देखने को मिलेगा। और कई जगह इन्होंने शुरू कर दिया है, चाहे स्कूल हो चाहे बाकी जगह हो, ये अपना हक मांगना जानते हैं। आज ही एक वीडियो आया, एक लड़की ने बैंक में हंगामा कर दिया, एक लड़की ने एयरपोर्ट पे हंगामा कर दिया, उसका बच्चा बीमार है, फ्लाइट कैंसिल हो गई। उसने कहा कि आपने हमें बुला के 2 घंटे यहाँ बिठाए रखा और आप कह रहे हैं फ्लाइट कैंसिल है, हमारा बच्चा बीमार है, तो हम क्या करें तुम्हारा? तो ये लड़ना जानते हैं। अब हमारी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, हम पूछते हैं अच्छा अब क्या करें? बोला सर 4 घंटे बाद दूसरी फ्लाइट है। ओके ठीक है जी, बस। ये नहीं कहते, ये कहते क्यों, इसका हर्जाना भरिए। तो ये जो चेंज आया है संजय जी एकाएक, आप इस चीज को देखना पड़ेगा आपको कि ये चेंज क्यों आया है। क्योंकि ऊपर से नीचे तक जो सिस्टम सड़ चुका है, अब थक चुके हैं ये देख के। आप प्रधानमंत्री मोदी ने
संजय जी, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि हम फ्री जो है कोचिंग देंगे। तो आप फ्री कोचिंग अगर देंगे, फ्री ट्रेनिंग आप देंगे इंटरनेट से, तो इसका मतलब आप मानते हैं कि जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है, जो स्कूल है, जो कॉलेज है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए आप देने की बात कर रहे हैं। आपने तो इंटरनेट पे शिक्षा दी थी, पढ़ाई करवाई थी कोरोना के दौरान। क्या हुआ था उस दौरान? वो सफल था फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कैसे सफल होगा? तो आप क्या कर रहे हो? दूसरी बात संजय जी, इसके पीछे भी बड़ी राजनीति है। कहीं न कहीं अपने आकाओं को खुश करने पे लगे हुए हैं आप, और बहाने नए-नए निकाल के लाते हैं। अगर आप इंटरनेट पे या आप वीडियो पे या आप किसी सोशल मीडिया से ट्रेनिंग देंगे, तो बच्चों के मोबाइल में डाटा कहाँ से आएगा? उस डाटे का पैसा कौन देगा? वो डाटा कौन सी कंपनी का है? क्योंकि आपने तो प्लान बना लिया है बीएसएनएल, एमटीएनएल को अपने भारतीय सेठ को देने का। तो इसका मतलब वो भी प्राइवेट कंपनी जियो को जाएगा डाटा, और डाटा वसूलेगा वो। तो आप यहाँ बता रहे हैं, बच्चों पे एहसान कर रहे हैं कि हम फ्री कोचिंग देंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जो 4 जीबी डाटा जाएगा वो कहां से आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो युवा पूछ रहा है, और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, और जवाब नहीं देंगे तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और छोड़ तो दी है एक ने, और इनको आदत हो गई है अब कि भैया ये तो करना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है कि अब आम आदमी को भी अपनी शिकायतें लेके इन्हीं नौजवानों के पास जाना पड़ेगा। कल मैं भी जाता हूँ। मुंबई में आजकल ईमानदारी और बेईमानी साथ-साथ चल रही है। एक तुकाराम जी हैं, वो फूड के हेड हो गए हैं। वो जगह-जगह पे उन्होंने छापे मारने शुरू करी हैं कि सबकी जान निकाल दी है। मतलब बहुत ईमानदार, कड़क छवि है, लोग जनता उनकी दीवानी हो गई है। वो हाई कोर्ट पहुँचा मामला, हाई कोर्ट ने थोड़ा कमेंट किया कि आप जो हो, ये प्राइवेट जगह पे रेड मार रहे हो, कभी सरकारी ऑफिस की भी देख लो। बस 24 घंटे बाद बंदे ने उसी हाई कोर्ट की कैंटीन में छापा मार दिया और एक कैंटीन सील कर दी, बोलो देख लो सील। तो दूसरी तरफ यहाँ की जो मुंबई नगर महापालिका है, उसमें होर्डिंग का खेल बड़ा ज़बरदस्त चलता है। आज मुझे कोई एक लखानी ग्रुप है, उसके कुछ कारनामे बताए किसी ने, मैं और रिसर्च पर करूँगा। दूसरा, कैसी गुंडागर्दी है, जैसे ओशीवारा में सिटी मॉल है। सिटी मॉल में ऑफिसेज़ बने हुए हैं। तो आप सिटी मॉल के मालिक जो है पीवीआर वाले वो के संग मिलके उन्होंने उन ऑफिस के बाहर बड़ा सा पिक्चर का मिर्ज़ापुर का पोस्टर लगा दिया। सारे ऑफिस की लाइट आनी बंद हो गई, बाहर से खिड़कियों से बाहर पोस्टर लग गया। तो गए लोग सिटी मॉल वाले के ऑफिस में, ये तो गलत है कि हमारे ऑफिस में धूप ही नहीं आएगी, रोशनी नहीं आएगी। बोले आपको जो करना हो कर लीजिए, बीएमसी सेट है। तो इस तरह अब मुझे लगता है कि ऐसी शिकायतें भी अब कुछ दिनों बाद इलाके के नौजवान बच्चों पे जाएँगी कि भैया हम पे तो हो नहीं रहा, नौजवान बच्चों ज़रा ये खिड़की से ये आ जाओ सिटी मॉल में और ज़रा यहाँ के मैनेजमेंट से कह के ये पोस्टर हटवा दो जिससे धूप को रोशनी आए। मुझे लगता है कि नौजवान ही कुछ दिनों बाद ये ऐसी अदालतें ना लगाने लगेंगे, जन अदालतें ना लगें, बच्चों की जन अदालत, फैसला वहाँ आएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं संजय जी, आप देखिए ना, 2-3 चीजें आप देख लीजिए कहीं भी। पहले आप क्या करते थे कि ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान काट देता था, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। आजकल आप बच्चों ने क्या किया है कि ट्रैफिक पुलिस जो है, उसको टैग करते हुए आप ट्वीट कर दीजिए, और वो डाल दीजिए बात करके, जो आपसे वो बात करे तो तुरंत वीडियो बनाते हैं, तो आप डाल दीजिए। पुलिस वाला आपसे हेलमेट आपने नहीं पहना है, आपने बेल्ट नहीं पहनी है गाड़ी चलाते हुए, आपका चालान काट रहा है, ये पुलिस वाले को ही पकड़ लेते हैं। ये पूछते हैं आपका हेलमेट कहाँ है, आपने बेल्ट क्यों नहीं लगाई, आपकी नेम प्लेट कहाँ है। तो ये हमारा चालान क्या काटेगा, इसी का कट जाता है। तो ये ट्रिक इन्हीं को आती है बच्चों को, और तत्काल इस पे कार्रवाई होती है। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये जो इंटरनेट है, इसका सदुपयोग इन्होंने किया है। संजय जी, जो आपने अभी एक अधिकारी का जिक्र किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि सरकारी व्यवस्था सड़ी हुई है। सरकार में आज भी एक से एक अधिकारी है, शानदार अधिकारी, लेकिन वो क्या करें, सिस्टम में कैसे सर्वाइव करें वो। अगर ये जिस तरह के आपने तुकाराम जी की बात की है, इस तरह के व्यक्ति को छूट अगर मिल जाए सरकार की तरफ से, जैसे पहले हमने देखा कई मंत्री और सीएम कह देते थे कि भाई आप मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, बाकी आप जानिए, खुली छूट उनको दे दी, तो वो दिखाते हैं अपना करिश्मा। तो आप ये देखिए, लेकिन वो अधिकारी क्या करेगा जब ऊपर मंत्री पैसे ले रहा है, जब उसका बॉस ही पैसे ले रहा है, उसी ने हफ्ता महीना बांधा हुआ है, तो कैसे होगा। अभी आप देखिए, भोपाल से मेरे पास आज दिन में एक 80 साल के व्यक्ति हैं, एस के सक्सेना, उन्होंने मेरे को भेजी है कंप्लेंट
कि ये और राजपत्रित अधिकारी रहे हैं, वो रिटायर हैं 80 साल के, और वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की नदी बह रही है, मलिक साहब संजय जी से चर्चा करते हुए इस मामले को भी उठाइए। तो उन्होंने मेरे को आज भेजा, कल शाम को भेजा है। मैं आप पढ़ के आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, पूरा तो पढ़ना मुश्किल है। और उन्होंने ये लिखा है कि मैंने प्रधानमंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी पत्र लिख दिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इतने सारे जो है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कार्यालयों में काम नहीं होना, 13 साल की सरकार जो है मोदी जी की है, और मनमोहन की जो सरकार है, लगातार खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। आप बोलिए कुछ डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार के कागज आपको भेजूं। उन्होंने बहुत लंबा मेरे को ये मैसेज लिख के भेजा है संजय जी। 80 साल का आदमी अगर 2 पेज की चिट्ठी मेरे जैसे व्यक्ति को लिख के भेज रहा है, तो उसके मन में क्या चल रहा होगा। उसके मन में भी एक ये आई है कि ये जो सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा है, हम जैसे लोग कर रहे हैं या बच्चे कर रहे हैं, तो यार कुछ ना कुछ तो होगा। तो इस तरह से ये जो नया एक प्लेटफॉर्म आया है, इसने एक नया रास्ता संजय जी ये दिया है। और मैं तो ये कहता हूं, और ट्वीट भी मैं करता हूं, कि सुधर जाओ, जो जिनकी जिम्मेदारी जहां पे, सुधर जाओ, ईमानदारी से काम करो। पता नहीं जैन जी आगे कब कहां से आपकी वीडियो बना लेगा और आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो खाना बनाने वाला हो, चाहे खाना सप्लाई करने वाला हो। अब सबके बुरे दिन शुरू हो गए, लेकिन जो अच्छे लोग लेकिन हैं, जो ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनका सम्मान पड़ेगा जी। लेकिन ये सुधरने की जगह और बिगड़ रहे हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी को नोटिस दे रहे हैं इडियट शब्द को लेकर। यहाँ तो पिक्चर ही थ्री इडियट आई थी, इतनी अच्छी पिक्चर थी आमिर खान की, थ्री इडियट। और संजय राउत का जवाब नहीं है, उन्होंने तो कह दिया कि इडियटों की फौज इकट्ठी है। क्या कह रहे हैं संजय राउत, मैं बोलूंगा तो मुकदमा हो जाएगा मुझसे, मैं खुद सुनवाता हूँ। संजय राउत को सुन लीजिए, इडियट को लेके वो क्या कह रहे हैं। क्यों भेजा है नोटिस, आपको मालूम है? उसने किसी को इडियट कहा, इडियट। अब इडियट क्या अनपार्लियामेंट्री शब्द है? ये देश में जो लोग सरकार चला रहे हैं और जो सरकार में बैठे हैं, चाहे स्टेट हो या चाहे केंद्र हो, इडियट कैबिनेट है, ये इडियट का मेला है सब। देखिए ना, महाराष्ट्र के एक मंत्री कल भाषण कर रहे, बोल रहे, और मंत्रियों को मालूम नहीं कि ये कितना स्वतंत्र दिन की कितने साल हो गए। वो पीछे किसी को पूछ रहे, हमारे मेयर्स को नासिक के पूछ रहे कितना है ये स्वतंत्रता दिन। वो बोल रहे हमारे गृह मंत्री जिसने जंतर मंतर पर छोटे बच्चों पर पैलेट गन चलाई, टीयर गैस छोड़ा, किले वाले लाठियां से उनको जख्मी किया, मारा, वो अगर पार्लियामेंट में जवाब देने को नहीं आते, 15 दिन भाग जाते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, क्या बोलना चाहिए? इडियट ही है ना सब। एक फिल्म आई थी आमिर खान की, इडियट, उसको बहुत बड़े अवार्ड्स मिले हैं उस फिल्म को। उसमें सोनम वांगचुक का भी किरदार है, आपको मालूम होगा। तो इडियट अगर अनपार्लियामेंट्री है, तो ये फिल्म को सेंसर ने मंजूर कैसा किया? और उस इडियट का प्रधानमंत्री ने भी बहुत तारीफ की थी। तो इडियट है, उसमें गलत क्या है? इडियट को इडियट बोलना इस देश में, लोकतंत्र में गुनाह है क्या? तो मलिक साहब, संजय राउत हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कौन कौन इडियट है, और वह एक तरफ से पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। और बात भी सही है कहीं ना कहीं संजय राउत की। एक राहुल गांधी को घेरने के लिए ऐसी एक पार्लियामेंट के अंदर कहे हुए इडियट कह दिया, तो उस पर इतना हंगामा। गृह मंत्री 15 दिन तक संसद में नहीं आया, छात्रों के लाठीचार्ज, गोली पे नहीं बोले, इस पर हंगामा नहीं। राहुल गांधी इनके सपनों में आकर डराने लगे हैं। संजय जी, मैंने तो आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो विद्वान सांसद थे, वो नदारद है आज की डेट में। आपको पता है, जो आपके परम प्रिय दोस्त हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था राहुल गांधी के बारे में, और जो है जब किरण रिजिजू से उस बारे में पूछा कि कौन से आप कौन से वाले दोस्त? निशिकांत दुबे जी, आपके जो परम बड़ा बवाल हो गया। उनके भाई जो है मुंबई में कुछ खेल कर रहे थे, ईडी वीडी का। मैंने ट्वीट कर दिया, तो बेचारे बड़े दुखी हैं उससे, निशिकांत दुबे। उनके भाई जो हैं वो यहाँ ईडी के मामला सेटल करने में लगे हुए थे मुंबई में, लोग चर्चा कर रहे थे। नहीं, उनके बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं ने उन पर अलग अलग से टिप्पणी शुरू कर दी है।
किरण रिजिजू भाई संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने कह दिया कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं उनके बयान से। आप हमें बताइए, अगर गृह मंत्री ने कहा हो, प्रधानमंत्री ने कहा हो, किसी वरिष्ठ मंत्री ने कहा हो, तो आप बताइए। तो इनका जो बयान है उसको वो मान ही नहीं रहे, क्योंकि इनको वो सुविधाजनक बयान नहीं लगा। अगर सुविधाजनक होता तो फिर कहते हाँ हमारा बयान है वो, और हमारा स्टैंड है पार्टी का। तो ऐसे ऐसे जो विद्वान लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो कुछ भी कहते हैं। संजय जी, इडियट से भी घृणित वर्ड मुझे कॉकरोच लगता है, लेकिन कॉकरोच को ही गहना बना के गले में डाल लिया ना उन्होंने, और वो कॉकरोच ने नाच नचा दिया, जो किसी के कब्जे में नहीं आए, जिन्होंने किसी को नहीं बख्शा। उस कॉकरोच ने ऐसी जगह काटा है जाके कि सहलाए नहीं सहला पा रहे हैं अभी उसको, आप ये देखिए। और कॉकरोच शांति से तो बैठा नहीं है। और कॉकरोच के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, आसानी से नहीं मरता। ये जो लाल बता रहे थे कि लाल ईंट है, काला ईंट है, फलाना है, कॉकरोच इतनी आसानी से नहीं मरता भाई साहब। और कॉकरोच बड़ा सिर में दर्द कर देता है, घर में उधम मचा देता है अगर आपके घर में 2 कॉकरोच निकल आए। और ये तो कितने सारे कॉकरोच निकल आए, और कॉकरोच पढ़े लिखे निकल आए, विद्वान कॉकरोच निकल आए। हैदराबाद वाले वकील भी आ गए। अब वकील तो पढ़े लिखे विद्वान होते भाई, वो तो कानून के भी जानकार होते हैं। तो अगर वो जब 26 का बैच बाहर आ रहा है, नए क्रांतिकारी कॉकरोच वाला, वो कहाँ कहाँ काटेगा, अभी तो वो भी देखना बाकी है संजय जी। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक बात और बता दीजिए, आप उस इलाके से आते हैं, यहाँ गन्ना बड़ा अच्छा होता है। आपके गन्ने के चक्कर में हमारे यहाँ चीनी के रेट बढ़ गए हैं। पूरे देश में हाहाकार मच रहा है, चीनी इतनी महंगी होती जा रही है। लोग कह रहे हैं एथेनॉल में गन्ना इस्तेमाल हो रहा है। एथेनॉल ने गाड़ियों का जायका बिगाड़ दिया, और उसी का जायका बिगाड़ दिया, चीनी महंगी हो गई। एथेनॉल के खेल से क्या वाकई में असर पड़ेगा? इतना पड़ेगा कि चीनी ऐसे रिकॉर्ड दाम पे पहुंच जाएगी? संजय जी देखिए, अगर आप चीनी की बात करें, कोई नहीं कह रहा है कि चीनी महंगी हो गई है। चीनी महंगी हो गई है, इसका ढिंढोरा पीटने वाले चंद व्यापारी लोग हैं जो देश में चीनी की सबसे ज्यादा खपत करते हैं। चाहे वो कोका कोला वाले हों, चाहे वो पेप्सी वाले हों, इस लेवल पे चीनी की सबसे ज्यादा खपत होती है। और दूसरे जो बड़े संस्थान हैं जो मिठाई बनाते हैं, चाहे वो बीकानेर वाला हो, हल्दीराम हो, और दूसरे मिठाई बनाने वाले जो हैं, उनके यहाँ बड़ी खपत होती है चीनी की। आम परिवारों में 2 किलो चीनी कौन खाता है? चाय में चीनी डालता है या कुछ मीठा करता है। एक किसी भी परिवार में 2 किलो 4 किलो चीनी में काम चल जाता है। तो 4 किलो चीनी उसके लिए कोई महंगी नहीं है। किसान को पैसा नहीं दे रही है शुगर मिलें ये कहते हुए कि भाई नहीं नहीं बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अब चीनी मिलें जो है एथेनॉल भी बना रही हैं, चीनी भी बना रही हैं। इससे 28 से 30 प्रोडक्ट बनते हैं शुगर केन से, लेकिन किसान को देने में इनकी जान जाती है। हमारे बागपत क्षेत्र में मोदी की मिल है, और मोदी की मिल पे अभी भी सैकड़ों करोड़ रुपया बाकी है, और सीजन खत्म हो गया। आप सोचिए, तो पैसा नहीं दे रहे हैं आप। बजाज की शुगर मिलें हैं उत्तर प्रदेश में, अभी तक पूरा भुगतान इन्होंने नहीं किया है, और चीनी महंगी हो गई। हम कहते हैं कि चीनी महंगी होनी चाहिए ना, चीनी तो महंगी। आज आप 30 रुपए की 1 किलो चीनी लेते हैं, अगर 50 रुपए की चीनी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? आप मिठाई ले रहे हैं ना भाई साहब, आप काजू की मिठाई लेते हैं, और काजू की अगर 1 किलो मिठाई है, उसमें 100 ग्राम 200 ग्राम काजू है, बाकी थोड़ा और कुछ डाल के आधा किलो से ज्यादा आप चीनी बेच रहे हैं। तो चीनी आप 800 रुपए किलो बेच रहे हैं, वो 30 रुपए किलो लेके। तो ये मुनाफा जो हो रहा है, इसका गाना नहीं गा रहे आप। चीनी पर 2 रुपए बढ़ गए तो इसका ढिढोरा पीटना शुरू हो गया, चीनी महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई। तो ये एक स्ट्रेटजी चलती है। और संजय जी, ये जो सरकार है, 13 साल की सरकार है पिछली, और इससे पीछे भी जो सरकारें रही हैं, कृषि क्षेत्र को डुबाने के लिए, कृषि क्षेत्र को तबाह करने के लिए ये षड्यंत्र बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। नहीं तो आप देखिए, पहले कृषि की मुद्रास्फीति क्या थी, कृषि का बजट क्या होता था हमारा। आज आप देखिए ना, हर चीज में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो खाद हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो बिजली के रेट हो, चाहे वो बीज किसान को खरीदना हो, चाहे लेबर का रेट हो, चाहे बाकी चीजें हो, किसान की कोई चीज सस्ती हुई है क्या? और चीनी महंगे होते ही ढिढोरा शुरू हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए ये एक शगुफा होता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो ये गुलाबी अखबार निकलते हैं राजधानियों से, उनमें छपवाने का काम बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, बड़े बड़े पूंजीपति करते हैं। ये किसान को दबाने का एक फॉर्मूला है, और सरकार तो उन्हीं पूंजीपतियों के साथ रहती है, उन्हीं पूंजीपतियों का कर्जा माफ होता है,
किसी किसान का कर्जा आसानी से माफ होते हुए देखा आपने? किसानों के साथ मजाक होता है कि आपका ₹2.5 का कर्जा माफ हो गया है और उसको ₹2.5 का चेक दिया जाता है। कई जगह आपने देखा होगा राहत के नाम पे किसान को भीख दी जा रही है ₹6,000 साल। क्यों दी जा रही है? क्यों आप किसान को ₹6,000 दे रहे हैं? उसको नहीं चाहिए भाई। और उसका नाम है किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आप 6 साल उस ₹6,000 दे रहे हैं पूरे 1 साल में। हम कह रहे हैं मत दीजिए उसको। दूसरा एहसान उस पे बताते हैं कि कृषि आय पे इनकम टैक्स नहीं लगता। मैं इन दोनों चीजों के खिलाफ हूं। अगर आप मेरे से निजी तौर पे पूछेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान के ऊपर तत्काल इनकम टैक्स लगाना चाहिए। किसान पे इनकम टैक्स लगाइए, आप ठोकिए, बल्कि लगाना तो दूसरी बात है। अरे लेकिन उसकी फसलों के दाम तो दीजिए। टैक्स तो वो तभी देगा जब वो उस दायरे में आएगा। एक किसान तो पहुंच ही नहीं रहा 5 लाख 7 लाख तक। 80% तो छोटे छोटे किसान हैं, 20% है बड़े किसान। अब कहने को तो अमिताभ बच्चन भी किसान है, कहने को तो चिदम्बरम भी किसान है, तो कृषि आय पे सब्सिडी और छूट वो ले रहे हैं। छोटे किसान को क्या मिल रहा है? एक किसान की पूरे साल की आमदनी 2.5 लाख रुपया है, तो कहाँ इनकम टैक्स देगा आपको वो? तो लगाइए ना, आप उसको दायरे में लाइए इनकम टैक्स के। अरे हटाइए जो भीख दे रहे हैं आप उसको ₹6,000। लेकिन करेंगे नहीं ना, क्योंकि उसके बहाने जो सब्सिडी आ रही है और वो सब्सिडी पूंजीपति ले रहे हैं खाद के नाम पे, दूसरे कृषि यंत्र के नाम पे, बाकी चीजों के नाम पे जो दुकानदारी चल रही है वो बंद हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और गूढ़ रहस्य है। मैं भी संजय जी कृषि का कोई बहुत बड़ा जानकार या कृषि का कोई इस तरह का साइंटिस्ट नहीं हूं। अगर किसी विशेषज्ञ के इस दिन बात करनी होगी, हमारे कई मित्र हैं, तो उनसे विस्तार से आप इस विषय पर बात कर सकते हैं जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, ज़रूर चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। बताइए आप, अमित शाह जी खुद नहीं आ रहे हैं, 15 दिन तक हाउस खत्म हो गया। लेकिन राहुल गांधी ने इडियट कह दिया तो उसको लेके इतना हल्ला है। कोई सिस्टम नहीं। जैन जी और जैन अल्फा ने बता दिया कि अब सरकारों को चलना कैसे है। क्या ये छात्रों और नौजवानों की क्रांति सही है या गलत? अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।